गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स रिवीजन, हाउस प्रॉपर्टी। कल के लेक्चर में हाउस प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 95% कवर हो गया था। लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा, वो है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर ऑफ रेंट। तो पहले दो टर्म में फ़र्क समझ लेते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट तो आप समझते ही हो, अंडर रूल 4 कि किराएदार रह के तो गया पर पैसे नहीं देके गया। ठीक है, 4 कंडीशन पूरी करनी होती है, वो चारों आपको याद भी है। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में अनरियलाइज्ड रेंट माइनस किया था, एक्चुअल रेंट में इनर कॉलम में माइनस होता है, किसी ईयर में आपने अनरियलाइज्ड रेंट माइनस किया था और अब लेटर ईयर्स में, हम यूँ कहेंगे हमारे करंट ईयर में पिछले सालों का अनरियलाइज्ड रेंट हमें रिकवर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ये एक अलग एस्पेक्ट हुआ। अब है रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। अरियर ऑफ रेंट को आप यूँ समझना एडिशनल रेंट। अरियर मतलब एडिशनल। वैसे तो अरियर का टेक्निकल मीनिंग होता है बकाया, है ना, लेकिन यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में अरियर ऑफ रेंट मतलब एडिशनल रेंट। ये कौन सी सिचुएशन है कि यार बहुत टाइम से किराएदार रह रहा है, मैं उसको बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ रेंट इंक्रीज़ करो, रेंट इंक्रीज़ करो, रेंट इंक्रीज़ करो, पर वो रेंट इंक्रीज़ नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि पे नहीं कर रहा है, जो पुराना रेंट है वो तो रेगुलरली पे कर रहा है, लेकिन बढ़ा हुआ रेंट पे नहीं कर रहा है। मीन्स मैंने मेरी शॉप 10,000 रुपीज़ पर मंथ के ऊपर दे रखी थी, अब उसको 3 साल हो गए, मैं कह रहा हूँ कि इसको 10,000 से 15,000 रेंट दो। वो कह रहा है नहीं सर बहुत मंदी चल रही है, मैं तो पे नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 10,000 नहीं दूंगा। और पूरा साल निकल गया, 1-2 साल निकल गए, और अब वो मतलब वो तो 10,000 ही दे रहा है। तो जब खाली कराने की नौबत आई, मैंने कहा यार आप तो 15,000 देते हो तो दो, नहीं तो खाली कर दो। तो अब वो कह रहा है कि चलो ठीक है, मैं अब से आपको 15,000 दे दूंगा। तो मैंने शर्त रखी नहीं, अब भी नहीं, आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मेरे को 15,000 दोगे कि पिछले जो 2 साल बीत गए ना, उसमें से चलो 1 साल तो माफ़ किया, 1 साल का जो 5,000 आपने मुझे नहीं दिया वो भी आप मुझे अभी एडिशनल दोगे। मतलब इस साल से 15 तो दोगे ही दोगे, पिछले 1 साल का 5,000 के हिसाब से 60,000 रुपये और दोगे। तो ये हुआ रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। अक्सर ये रिकवरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोर्ट केसेस में होती है। जनरली सेटलमेंट हो जाए ठीक है, वो तो आपसी बात है, लेकिन कोर्ट केस में ऐसा डिसीजन आता है कि पिछले इतने सालों का एडिशनल रेंट आपको इस साल में पे करना होगा, तो हमें वो रिकवर हो जाता है। जिस साल में रिकवर होता है उसी साल में क्या हो जाता है, ये टैक्सेबल हो जाता है। ओके, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट, दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई फर्क नहीं। ठीक है, रूल क्या कहता है कि सर एक स्लाइड सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि 2001 मेरा नंबर 1 याद रखना आपको, 2001 तक के रूल अलग है, 2001 के बाद के रूल्स अलग है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम मानेंगे कि 2001 के बाद की रिकवरी है। रूल क्या अलग है कि ये चेक किया जाएगा कि आपके प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर तो कौन सा है 23-24, इसमें जो आपको रिकवरी हो रही है अनरियलाइज्ड हो के अरियर हो, वो कौन से साल से रिलेटेड है। अगर वो 2001 के भी पहले वाले ईयर से रिलेटेड है, मतलब 25 साल पहले से रिलेटेड है, तो रूल अलग है। और अगर वो 2001 के बाद के ईयर से रिलेटेड है, मोस्टली चांसेस तो यही है कि इससे होगा, ठीक है, तो रूल अलग है। सर क्या रूल है? अरे बहुत सिंपल रूल है कि जो भी आपको रिकवरी हुई है वो आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% दे दिया जाएगा। सिंपल है कि नहीं? जो भी रिकवरी हो रही है वो 100% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, बस आपको क्या दे दिया जाएगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कॉमन सेंस वाला रूल है। कॉमन सेंस वाला रूल क्या है कि चलो अरियर ऑफ रेंट को तो साइड में रखो, अनरियलाइज्ड रेंट का सर वहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, डिडक्शन मिल जाता है मतलब हम हमारे एक्चुअल रेंट में से उतना अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देते हैं। हम माइनस कर देते हैं मतलब हम उतने पोर्शन पे टैक्स पे नहीं करते ना, तो हमने पहले टैक्स पे नहीं किया तो ही तो अभी टैक्सेबल हो रहा है वो। अगर मैं यूँ कहूँ कि सर अनरियलाइज्ड रेंट था तो सही पर उन्होंने मुझे डिडक्शन अलाउ नहीं किया था, अनरियलाइज्ड रेंट था तो सही पर उन्होंने मुझे डिडक्शन अलाउ ही नहीं किया, तो मैंने तो पहले टैक्स दे दिया, अब वो मुझे रिकवरी हो रही है तो डबल टैक्सेशन थोड़ी दूंगा। ओके, हेलो, हम बात कर रहे थे कॉमन सेंस वाले रूल की कि अगर आपको डिडक्शन मिला ही नहीं था, मतलब आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, तो वापस से टैक्सेबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में ये एक बार पॉइंट आता है कि आपको रिकवरी हुई 70,000 की, बट इन दैट रिलेवेंट ईयर
कि आपको 70,000 में से सिर्फ 40,000 का ही क्या मिला था, डिडक्शन मिला था, 30,000 का डिडक्शन मिला ही नहीं था। तो सर 70 में से 30 का टैक्स तो मैं ऑलरेडी दे ही चुका हूँ, तो जितने में मैं टैक्स दे चुका हूँ, जितना मुझे डिडक्शन नहीं मिला था वो मैं अब रिकवरी में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कितना बचा, 40,000, और उस 40,000 में से भी क्या ले लूंगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूंगा। क्लियर है? तो ध्यान से सुना कर, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन चीज़ बहुत सिंपल होती है। 70,000 रिकवरी हुई, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जिस ईयर की रिकवरी है उस ईयर में 30,000 का अनरियलाइज डिडक्शन अलाउ नहीं हुआ था, डिसअलाउ हो गया था। डिसअलाउ हो गया था मतलब माइनस नहीं हुआ था, माइनस नहीं हुआ था मतलब मैंने टैक्स दे दिया था, तो 30,000 पे वापस टैक्स दूंगा क्या, नहीं। तो 70 में 30 माइनस कर दूंगा, कितना बचा, 40 में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना ले लूंगा, 30%, 12,000, बचा कितना, 28,000 टैक्सेबल। क्लियर? अब ये जो डिडक्शन डिसअलाउ वाली बात है, ये सिर्फ अनरियलाइज रेंट में ही होगी, अरियर ऑफ रेंट में तो होगी। अरियर ऑफ रेंट तो बिल्कुल ही एडिशनल रेंट है, तो वो तो 70,000 अगर मिल रहा है तो सिर्फ 30% हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? ये रूल कौन सा है, 2001 के पहले वाले, 2001 के पहले वाले ईयर की रिकवरी आज हो रही है। अब सब बाद वाले ईयर की रिकवरी हो रही हो तो स्लाइड सा डिफरेंस, EEOA, एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट ओवर एक्चुअल रेंट। कौन कौन ये कंसेप्ट पहली बार पढ़ेगा? 1 2 3 4 5, ठीक है, बाकी सब ने पढ़ रखा। तो भाई जो पहली बार पढ़ेंगे ना, उनको बहुत ध्यान से एनालिसिस करके समझना पड़ेगा। पहले जो चीज़ें सेम टू सेम है वो पढ़ लेते हैं। 2001 के पहले की है तो लिखा हुआ है फुली टैक्सेबल, और अगर बात की है तो लिखा हुआ है रिकैलकुलेशन। ये रिकैलकुलेशन सिर्फ इसी पॉइंट के लिए लिखा हुआ है, जिसको मैं सबसे एंड में समझाऊंगा। बाकी सब कुछ सेम है कि जो आपको अमाउंट रिकवर्ड हुआ उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट नॉट डिडक्टेड इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। वही 30,000 वाला केस, तो वही 70,000 में से 30 माइनस हो गया, कितना बचा, 40। फिर सर एक ये आस्पेक्ट बिल्कुल नया है जो उस 2001 वाले केस में है ही। वहाँ तो सिर्फ इतना ही था कि जो अमाउंट रिसीव हो उसमें जो डिडक्शन नहीं मिला वो माइनस कर दो, जो बचा उसमें से 30% क्या दे दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो। तो 30% तो इधर भी दे ही रहे ना अपन। तो सर ये कौन सी बात है, ये वो स्पेशल कैटेगरी, अब ढंग से सुनना, ये वो स्पेशल कैटेगरी है जिस केस में मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, सर एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर। स्टेप 2 की वैल्यू उस पर्टिकुलर ईयर में एक्सपेक्टेड रेंट मेरा ऑलरेडी ज्यादा था, किससे, एक्चुअल रेंट से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट था 5 लाख और मेरा जो एक्चुअल रेंट था ना वो था 6 लाख। ठीक है, कितना था, 6 लाख। 2 महीने का रेंट क्या था, अनरियलाइज्ड, नहीं 2 महीने भी नहीं, यूँ मान लेते हैं कि 3 महीने का रेंट मेरा क्या था, अनरियलाइज्ड। तो 6 लाख अगर एनुअल रेंट है तो 1 महीने का कितना हुआ, 50,000, 3 महीने का कितना हुआ, 1.5 लाख। तो आप बेवकूफ़ों ने क्या करा, अनरियलाइज्ड रेंट तो इनर कॉलम में ही माइनस करा दिया ना। ये बात समझ में आ रही है क्या, कि मैं ऊपर लेके चलूँ आप लोगों को, चार्ट पे लेके चलूँ कि कौन है लोग, देख बेटा मैं कह रहा हूँ ये 2-3 कैलकुलेशन करने के बाद मेरा एक्सपेक्टेड रेंट था ना वो आया था 6 लाख। यहाँ पे बात समझ में आई कहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। मेरा जो एक्चुअल रेंट था 12 महीने का, नहीं मैंने यहाँ बोला 5 लाख, सॉरी पागल हो गया मैं, तुम्हें पढ़ाते ये आ रहा था 5 लाख, और जो मेरा एक्चुअल रेंट था वो 12 महीने का था 6 लाख, मतलब 1 महीने का कितना था, 50,000, और अनरियलाइज्ड रेंट था 3 महीने का, तो 50,000 इंटू 3 कितना, 1.5 लाख। तो आपने क्या करा, 1,50,000 इनर कॉलम में ही माइनस करा दिया। जो मैं कल से चिल्ला रहा हूँ कि ये रूल गलत है, इनर कॉलम में क्या को माइनस करा रहे हो, या 3 महीने माइनस करने के बाद ये तो 9 महीने का ही रेंट बचा और ऊपर वालों का 12 महीने का हो गया, गलत है क्या, नहीं है तो है, अब कोई बात नहीं। सर एक्चुअलाइज कुछ भी नहीं था, कितना हो गया, 4,50,000। तो भैया ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4,50,000।
और मैं विच वन इज हायर 5 लाख पे क्या दे दूंगा, टैक्स दे दूंगा। तो ये 50,000 रुपये पे फालतू टैक्स दे रहा हूँ ना। अगर अनरियलाइज रेंट नहीं होता तो मैं मैक्सिमम कितने पे टैक्स देता, 6 लाख पे। अब आपके रूल के चक्कर में आप कह रहे हो कि भाई 5 लाख पे तो आज दे, और फिर जब ये 1.5 लाख की रिकवरी होगी तब 1.5 लाख भी पूरा आप टैक्सेबल कर दोगे। क्यों? क्योंकि डिडक्शन तो पूरे 1.5 लाख का ही दिया है आपने। तो 5 और 1.5 6.5 लाख पे टैक्स हो गया, इतना तो मेरा किराया ही नहीं बनता है। तो फिर आपको क्या कह रहे हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट ओवर एक्चुअल रेंट। कि हमारे गलत रूल की वजह से अगर आपने एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स दे दिया है और वो एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 50,000, तो वो भी आप क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब रूल क्या बनेगा, हम मान लेते हैं इसी एग्जांपल को कैरी करके इस पर्टिकुलर ईयर में हमें पूरे 1.5 लाख रुपए मिल गए, 1.5 लाख रुपए मिल गए, उसमें से पहले माइनस करेंगे डिडक्शन नॉट अलाउड। सर ऐसा तो कुछ नहीं, पूरा 1.5 लाख का डिडक्शन मिला था, तो डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस करने के बाद वापस वही क्या आएगा, 1.5 लाख। फिर माइनस करेंगे EEOA, ऐसे ही याद रखना है, क्या रखेंगे, EEOA, एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट ओवर एक्चुअल रेंट। वो कितना है, 50,000। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, ये करंट ईयर का डेटा नहीं है, ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का डेटा है, पिछले सालों का डेटा है। तो वो तो देना पड़ेगा ना उसको, कि जिस साल की रिकवरी इस साल में हो रही है उस साल में एक्सपेक्टेड रेंट इतना था, एक्चुअल रेंट इतना था। अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा था तो जितना एक्सेस था, जैसे कि 50,000, वो अब 1.5 लाख रुपए में से हम माइनस कर देंगे। 1.5 में से 50 गए, कितने बचे, 1 लाख, और 1 लाख में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो यहाँ भी मिलता ही सही हमको। 5 नहीं होता, 6 होता तो 30% तो उसका भी होता ही। 1 लाख का 30%, 30,000 माइनस 70,000 हम क्या दे देंगे, टैक्स दे देंगे। क्लियर, सबको समझ में आया? इसी के साथ हमारे सारे नोट्स कंप्लीट हुए। अब 1 बाय 1 केसेस ले लेते हैं। केस कैसा आएगा, सबसे सिंपलेस्ट केस, एक असेसी होगा, उसका एक घर होगा, उसके एक घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी, आप फिल इन द ब्लैंक्स की तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ कि जब हाउस प्रॉपर्टी दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिक्स होकर आएगी तो तब असेसी का एक ही घर होगा, ठीक है, और उसमें डेटा, रिलेवेंट डेटा बहुत कम होगा। फुल फ्लेज हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा ही आएगा, और 1 से 2 घर भी आएंगे। तो हम जब 2 घर हो जाते हैं तो हम कॉलमनर फॉर्म में क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हाउस ए और हाउस बी, और जो भी डेटा होता है उसके हिसाब से। फिर एक लेवल अप चलते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? फिर एक लेवल अप चलते हैं, उसमें उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा घर होंगे, और उसमें से एक क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। बोलेगा वो कि ये मकान पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये मकान इस टाइम से इस टाइम किराए पे रहा, ये मकान इस टाइम से इस टाइम किराए पे रहा, यहाँ छोड़ के गया, नया किराए पे आया, एक्स वाई जेड जो भी सिचुएशन होगी। मतलब हो सकता है 3 घर हो, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो उसकी तो एनएवी ही क्या ले लेंगे, निल, बाकी 2 को सॉल्व करते करते आएंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन में जिसकी एनएवी निल है उसके लिए लिमिटेड 2 लाख रुपीज़, जिसकी एनएवी निल नहीं है उसका तो जितना भी इंटरेस्ट है पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन वही है, हम क्वेश्चन समझ रहे हैं कैसे आएंगे। क्लियर है? फिर अब बात आती है कि सर अब क्या होगा कि घर एक ही होगा, असेसी एक ही होगा, लेकिन उस घर के मल्टीपल यूनिट्स होंगे। मल्टीपल यूनिट्स होंगे मतलब मान लो ये वाली बिल्डिंग, अब अगर आप इस बिल्डिंग की बात करो तो नीचे तो मकान मालिक ने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, ऊपर 2 पोर्शन उसने अलग अलग किराएदार को किराए पे दे रखे, और ऊपर क्या भी एक पोर्शन क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, इधर वाला पोर्शन खाली पड़ा है। तो फिर इसी मकान के अब हम 4 पीस कर देंगे। सर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी तो एनएवी क्या ले लेंगे, निल, बाकी के जो किराए पे है उसमें से जो एक खाली पड़ा है उसकी जीएवी क्या ले लेंगे, निल, और बाकी के जो 2 है उसका तो कैलकुलेशन होगा। पर सर मकान तो एक ही है ना, मकान एक है तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एक होगा, फेयर रेंट एक होगा, स्टैंडर्ड रेंट एक होगा, तो उसको हम इन चारों यूनिट्स के एरिया वाइज डिवाइड कर देंगे। नीचे वाला एरिया 1/3, ऊपर वाला एरिया 1/3, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एरिया 1/3, लेट आउट वाला 1/3, और जो ऊपर वाला है वो 1/6, 1/3 का भी हाफ, तो 1/6, 1/6। तो आपको ये जो 3 कॉमन फिगर्स है उनको आपको इस रेशियो में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये अभी अच्छे से समझ में उसको आ रहा होगा जिसने क्वेश्चन कर रखे हैं, क्योंकि ये रिविजन चल रहा है। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं कर रखे वो क्वेश्चन करो,
जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे मेरी ये बातें आपको रिकॉल होती जाएंगी, ठीक है। तो अभी मन लगा के बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक। मैं थोड़ा आपको याद रहे इसलिए नोट्स पे आ जाता हूँ। या वाइट कर दूं यार, तुम्हें लाइट वाइट की प्रॉब्लम नहीं है। चलो छोटा सा टेस्ट, जल्दी जल्दी पूरा चार्ट बोलते जाओ। सबसे पहला म्यूनिसिपल रेगुलेशन, सेकंड फेयर रेंट, स्टेप 1 व्हिचएवर इज हायर, 3 स्टैंडर्ड रेंट जिसको अपन बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। फिर आता है एक्चुअल रेंट जो हमेशा कितने महीने का होगा 12 मंथ्स, माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट, फिर माइनस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड रेंट, फिर आएगा अपना स्टेप 3 व्हिचएवर इज हायर, माइनस करेंगे वैकेंसी पीरियड रेंट। क्या बीपीआर है, साल है, पान शाणे बन रहे हो तुम लोग। औकात में रहो। वैकेंसी पीरियड रेंट क्या बचेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक चीज होती है बेटा जिसको 12 साल नली में डाल के रखो सीधी नहीं होती। फिर माइनस करेंगे अपन म्युनिसिपल टैक्सेस, कैश बेसिस, वेरी गुड। एनएवी माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो बचेगा वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यार बच्चे मेरे को ऐसे सिखाते हैं जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं एग्जाम्पल क्या ले रहा था, मकान एक ही है, अब शुरू से ही ले लेता हूँ। मान लो एक ही मकान है तो एक ही कॉलम बनेगा, 2 मकान है 2 कॉलम बन जाएंगे, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक लेट आउट। अब हम कह रहे हैं मकान एक ही है, पोर्शन उसके 4 है, तो पहले तो सबसे सिंपल क्या करा करो कि अगर कोई पोर्शन खाली पड़ा है तो उसकी तो क्या लेनी है, अपन को जीएवी लेनी। हमारे एग्जाम में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यूनिट 1 जो है ना वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी तो एनएवी क्या है, निल। और यूनिट 4 जो है वो क्या है, वेकेंटेड 12 मंथ्स, तो उसकी तो जीएवी क्या है, निल। तो ये मेरा 50% क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक अब मुझे कुछ लिखना करना नहीं है। ओके, अब क्या बचा सर, ये दो यूनिट बची जो सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट है, तो इसका पोर्शन है 1/3 और इसका पोर्शन है 1/6। आपको 1, 2, 3 ये कॉमन फिगर्स होंगी, तो इसका 1/3 और इसका 1/6 करते करते दोनों का एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है अलग अलग। ये यहाँ तक वो स्टेज है जब डेटा कॉमन था, हमने स्प्लिट किया है। इसके बाद का डेटा तो वैसे भी डिफरेंट ही होगा, क्योंकि इसका ये अलग किराए पे चल रहा है तो इसका एक्चुअल रेंट अलग होगा, ये अलग किराए पे चल रहा है इसका एक्चुअल रेंट अलग होगा, दोनों का अनरियलाइज का पीरियड अलग अलग होगा, दोनों का वैकेंसी पीरियड अलग अलग होगा, ठीक है। और अब लास्ट में जो आएगा ना वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन तो एक ही लिया था, तो उस लोन का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस लोन का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम वर्किंग नोट के थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे।
वही प्री और पोस्ट करके, फिर उस इंटरेस्ट को भी इस रेशो में डिवाइड करेंगे 1/3, 1/3, 1/6, 1/6। ठीक है, यहाँ वाला जो 1/3 है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम लिमिट से कंपेयर करेंगे। लिमिट चेक करनी पड़ेगी, 3 शर्तें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। 30,000 के 2 लाख, जनरली 2 लाख ही आएगा, और इंटरेस्ट भी 2 लाख के अंदर अंदर होगा तो माइनस कर देना। 2 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ 2 लाख माइनस होगा, बाकी सब के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना जितना है रेशो के हिसाब से माइनस कर दें। तो ये हमने वो एस्पेक्ट सीखा कि जब हमें कॉमन अमाउंट को स्प्लिट करना होता है इन द रेशियो ऑफ एरिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन अब आ सकता है कि बिल्डिंग एक ही है लेकिन को ओनर्स है, 2 लोग मिल के बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में भी अगर 2 लोग हैं तो 2 पार्टीशन होंगे, 3 लोग हैं तो 3 पार्टीशन होंगे। हो सकता है किसी एक ने तो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा हो सकता है किसी एक ने उसको अपने लेट आउट कर रखा हो सकता है किसी ने बिजनेस के काम में ले रखा हो। तो ये बात अभी नोट्स में भी नहीं हुई कि जो हाउस प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस यूज़ में लेते हो उसको अपन हाउस प्रॉपर्टी में इग्नोर कर देते हो, क्योंकि उसका सारा खर्चा बिजनेस एंड प्रोफेशन में अलाउड है, हाउस प्रॉपर्टी में उसका कैलकुलेशन होता ही नहीं। तो 3 को ओनर्स में से एक तो हट ही गया, 2 बचे, तो एक का तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी एनएवी नील, और एक का लेट आउट है उसका पूरा चार्ट कैलकुलेट होगा। अब वापस से सर ये 3 वैल्यू तो क्या होगी, कॉमन होंगी, तो उसको उनके शेयर के अकॉर्डिंगली, अब एरिया का अकॉर्डिंगली नहीं होगा, अब किसके अकॉर्डिंगली होगा, शेयर्स के अकॉर्डिंगली, कि मेरा 50% उसका भी 50%, तो हाफ हाफ 40-60। अब यहाँ पे इस ओनर के केस में बिल्डिंग एक ही है तो किराया तो एक ही होगा ना, तो सारी ही वैल्यू क्या हो जाएगी, स्प्लिट अप हो जाएगी, सारी ही वैल्यू स्प्लिट अप हो जाएगी। या फिर हम यूँ कर सकते हैं, पूरे को स्प्लिट अप ना करके इंटरेस्ट ऑन लोन के टाइम पे क्या कर दे, चेंज कर दे। लेकिन स्प्लिट अप करना तो ही समझ में आ गया, नहीं तो आप परेशान हो जाए कब स्प्लिट अप करें कब ना करें। आप तो स्प्लिट अप करो, सारी वैल्यू कॉमन होगी, क्योंकि घर एक है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, अनरियलाइज्ड पीरियड, वैकेंसी पीरियड, वो तो सब एक का ही है ना, तो दोनों चीज़ स्प्लिट करते जाओ। भाई मेरा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैंने एनएवी नील ले ही ली, तूने तेरा पोर्शन किराए पे दे रखा है तो तेरे कैलकुलेशन तू कर ले। अब जो लोन अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो दोनों का 60-40 हो जाएगा, मेरा जो 40% आएगा वो मेरे, क्योंकि मैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हूँ, एनएवी नील है, तो मेरे 40% का अमाउंट लिमिट से कंपेयर कर लिया जाएगा, और तेरा 60% का अमाउंट वो तो तेने लेट आउट कर रखा है, तो उसके लिए तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, जितना बनता है उतना क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। क्लियर है ये बात? और कुछ रह गया हाउस प्रॉपर्टी में? सेल्फ ऑक्यूपाइड के हाउस, ठीक, कंपोजिट रेंट, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे अपन। बाय, टाटा, सी यू।